Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am senior assistant professor in AVS Engineering College in Electrical and Electronics Engineering Department. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के डीसी मशीन को कंप्लीट किया हुआ था. इस लेक्चर्स में हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन 1 AKTU में आपका फर्स्ट यूनिट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में जानेंगे. क्लियर? जो आपके कपलिंग फील्ड होते हैं उसके बारे में समझेंगे. फिर जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. फिर मूवमेंट से रिलेटेड सारी चीजें को हम डिस्कस करके एक फाइनल जो फोर्स या टॉर्क डेवलप होता है उससे कंक्लूजन पे आएंगे. फिलहाल अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम ईएमईसी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, क्लियर, तो ईएमईसी डिवाइसेस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे. ऐसे ही डिवाइस हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल. वर्ड में ही छुपा हुआ है सब कुछ. अगर हम कैटेगरी की बात करें ईएमईसी डिवाइसेस को कितनी कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ये 3 कैटेगरी में हम इसे बांट सकते हैं. स्मॉल स्पोक मोशन जो बहुत ही लो पावर रिक्वायरमेंट पे ऑपरेट होता है, लिमिटेड मोशन जो कि फोर्स या टॉर्क के डेवलप होने की वजह से ही आपको मिलेगा, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस मोशन जो कि फोर्स और टॉर्क की वजह से ही मिलेगा. आपकी स्मॉल मोशन में जो कि लिस्ट पावर रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है तो उसमें माइक, लाउड स्पीकर, ये सारे डिवाइस यूज होते हैं. टेलीफोन रिसीवर कह लीजिए, वो भी आपका इसमें यूज होता है. क्लियर? लेकिन इसमें किसी फोर्स या टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है. लेकिन लिमिटेड मोशन की बात करें तो जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिसमें केवल एक पोजीशन का ही मूवमेंट होता है. क्लियर? तो एक पोजीशन का मूवमेंट होने का मतलब क्या हो गया कि बस एक फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद उसका काम खत्म. तो ऐसे मोशन के लिए जो लिमिटेड मोशन होता है उस वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस ही होते हैं. तो रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये सब इस श्रेणी में आते हैं. बात करें कॉन्टिन्यूअस मोशन की, तो कॉन्टिन्यूअस मोशन का मतलब क्या होगा कि आपका मशीन परमानेंटली रन कर रहा हो. क्लियर? यानी रोटेटिंग पार्ट उसका हमेशा मूव कर रहा हो बाय डेवलपिंग ऑफ एनी टॉर्क. क्लियर? तो ये जो सेगमेंट होता है वो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है मोटर और जनरेटर के लिए, मोटर और जनरेटर ही आप क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन में बने रहते हैं. क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस क्या होते हैं. क्लियर? ठीक है. तो मेन क्या होता है कि जो आपका मीडियम है, जो आपका कपलिंग फील्ड है, वो क्या होगा. हम देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है. क्लियर? ठीक है. अगर हम बात करें यहां पे आपका इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. क्लियर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मान लिया हमने कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में. ये आउटपुट आपका क्या है, ये इनपुट ले लिया हमने, और आउटपुट आपका मैकेनिकल एनर्जी है. क्लियर? तो ये किस मीडियम, वाया जिस मीडियम की ये कन्वर्जन हो रहा है इसे ही हम कपलिंग फील्ड कहते हैं. क्लियर? जिस मीडियम से होके एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये दोनों चीजें फ्रूटफुल हैं. कपलिंग फील्ड की बात करें हम तो कपलिंग फील्ड आपके दो तरह के होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी आपका जो मीडियम है वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है. जैसे हमने मोटर वगैरह में देखा था, वहां पे क्या था, मीडियम मैग्नेटिक फील्ड है. यानी जो कपलिंग फील्ड था, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के बीच का जो कपलिंग फील्ड था, उसके बीच का जो मीडियम था वो मैग्नेटिक फील्ड था. जो भी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती थी फिर वो एनर्जी का कन्वर्जन होता था, ये सारी चीजें थी. तो वहां पे क्या था, मीडियम मैग्नेटिक फील्ड था. ठीक है. जनरली हम प्रीफर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि इट हैज हाई स्टोरेज कैपेसिटी. क्लियर? क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, आपका एक क्वाइल हो, उसके साथ कोर अटैच हो. क्लियर? यही तो मैग्नेटिक फील्ड होता है. तभी तो एमएफ की वजह से फ्लक्स और ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का. इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का मतलब क्या हो गया कि चार्ज के टर्म में, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड चीजें हो जाए कि चार्ज को हम स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद चार्ज के टर्म में एनर्जी को स्टोर किया, फिर वो एनर्जी आप कन्वर्ट करा रहे हैं. क्लियर? तो ये दो मीडियम होते हैं.
लेकिन इन दो मीडियम में हम मैग्नेटिक फील्ड को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी हाई होती है, यानी हाई पावर रेटिंग तक हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कि कपलिंग फील्ड का नेचर क्या होना चाहिए और कहां पे हम कौन सी कपलिंग फील्ड यूज करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, मेन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हैं, क्लियर, तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग इंटरमीडिएट से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। क्लियर? ये तो हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम एक मोटर के लिए बात करते हैं, मैंने जैसे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो उसको हम प्रिफरली यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने एक मोटर की बात किया, एनर्जी कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, तो मोटर में क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इनपुट। क्लियर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, इनपुट हो गया। यही एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिकल इनपुट आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल आउटपुट, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट। क्लियर? ऐसा तो होता नहीं है कोई भी सिस्टम या कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट हो। क्लियर? ठीक है, तो इसके अलावा क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एनर्जी क्या क्या चीज हो सकती है, या तो एनर्जी आप एक्चुअली जो एनर्जी यूज करते हैं, क्लियर, एक्चुअल जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट आपने एक्चुअली दिया, ये मैकेनिकल एनर्जी आपने यूज किया, यानी ये एक्टिव है। क्लियर? अगर हम बात करें इसके अलावा क्या क्या टर्म और हो सकते हैं, एनर्जी स्टोर भी हो सकती है। क्लियर? मैकेनिकल आउटपुट प्लस एनर्जी स्टोर उसके बराबर हो सकता है, प्लस एनर्जी डिसिपेटेड, यानी जो एनर्जी हमारी लॉस के टर्म में यानी हीट के टर्म में डिसिपेट होती है, वो हमारा क्या होता है, लॉस टर्म ही होता है ना, कोर लॉस कह लीजिए, कॉपर लॉस कह लीजिए, मैकेनिकल में फ्रिक्शन विंडेज लॉस कह लीजिए, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉस ही हो रहा है। यानी एनर्जी लॉस होने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो यानी आपने इनपुट तो इलेक्ट्रिकल दिया, लेकिन मैकेनिकल आउटपुट प्लस एनर्जी स्टोरेज प्लस एनर्जी डिसिपेटेड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम एक जनरेटर की बात करें, अगर हम फॉर जनरेटर कहें, फॉर जनरेटर सेम चीज क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, एज ए इनपुट हो जाएगा। क्लियर? आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको क्या मिलेगी एज ए आउटपुट, और इसके साथ साथ क्या क्या होगा, प्लस एनर्जी स्टोरेज, जितनी एनर्जी आपकी स्टोर्ड हुई, प्लस एनर्जी डिसिपेटेड, जो हीट के फॉर्म में आपका डिसिपेट हो गया, जिसको हम पावर के टर्म में क्या बोलते हैं, लॉसेस। क्लियर? तो ये आपका एनर्जी कन्वर्जन का तरीका होता है कि आपको पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो कैसे कन्वर्जन होता है। यानी बेसिकली ये जो दोनों टर्म है वो एक्टिव टर्म है, लेकिन ये जो टर्म्स है, एक तो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो आपका कपलिंग फील्ड होता है, उस कपलिंग फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों फील्ड में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी स्टोर हो गई, प्लस एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब जो हो गया वो लॉस टर्म से यहां पे कोरिलेटेड है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें एनर्जी स्टोरेज की, क्लियर, तो एनर्जी स्टोरेज क्या होगा, क्लियर, एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या हो गया यहां पे, अगर हम एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं तो एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, एनर्जी कहां कहां स्टोर हो सकता है, स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कपलिंग फील्ड है आपका, अगर मैग्नेटिक फील्ड है
ऑब्वियस सी बात है कि जनरेटर और मोटर के केस में क्या होता है, कपलिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम में भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्लियर। मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी स्टोर होने का मतलब क्या हो गया, वही काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपका एनर्जी स्टोर्ड होता है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर कह लीजिए अगर आपका लीनियर मोशन है तो, अगर आपका रोटेटरी मोशन है तो हाफ जे ओमेगा स्क्वायर कह लीजिए। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल सिस्टम में स्टोर्ड होती है। यानी स्टोरेज जो है वो केवल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, वो मैकेनिकल सिस्टम में भी स्टोरेज होता है, क्लियर। तो एनर्जी स्टोरेज आपको क्लियर हो गया होगा, ये कहाँ कहाँ एनर्जी स्टोरेज हो सकता है। अगर हम एनर्जी डिसिपेटेड की बात करें, अगर हम एनर्जी डिसिपेशन की बात करें तो वो कहां कहां डिसिपेशन हो सकती है, तो मेरे ख्याल से आपको एनर्जी स्टोरेज क्लियर हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड में एज वेल एज मैकेनिकल सिस्टम में। एनर्जी डिसिपेटेड की बात करें, एनर्जी डिसिपेटेड की अगर हम बात करें तो एनर्जी कहां कहां डिसिपेट हो रही है, मतलब लॉस। डिसिपेशन का मतलब क्या होता है, लॉस होना, लॉस की वजह से ही वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता जाता है। लॉस क्या क्या होते हैं किसी भी मशीन में, एक तो ओमिक लॉस होता है जो क्या होता है, कॉपर लॉस, यानी इलेक्ट्रिकल टर्म है ये, क्लियर। इसके अलावा ओमिक लॉस के अलावा कोर लॉस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में होता है, मैग्नेटिक कोर में होता है, और इसके अलावा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस जो कि मैकेनिकल सिस्टम में होता है, क्लियर। यानी अगर हम लॉस के टर्म में देखें तो ये आपका इलेक्ट्रिकल टर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक टर्म हो गया, और ये क्या हो गया आपका, मैकेनिकल टर्म हो गया। यानी तीनों टाइप के एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, क्लियर। इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एज वेल एज मैकेनिकल, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको एनर्जी डिसिपेटेड का लॉजिक भी क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा एनर्जी कन्वर्जन का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो हमने बाइफरकेट किया है लॉसेस को, और जो फील्ड की एनर्जी है, बाकी सारी चीजें उसको हम थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद सारा इलेक्ट्रिकल टर्म एक साथ लेंगे, सारा मैकेनिकल टर्म एक साथ लेंगे, और सारा जो फील्ड टर्म है वो एक साथ लेंगे, क्लियर। तो चलिए करके देखते हैं इसको जरा, ठीक है। ठीक है, मोटर के टर्म में ही करके देखते हैं। मोटर के टर्म में क्या था आपका, इलेक्ट्रिकल इनपुट, इसको हमने मान लिया WEI, क्लियर। ये इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी है आपकी, ये किसके बराबर है, मैकेनिकल आउटपुट। इन केस ऑफ मोटर ही देख रहे हैं हम, फॉर मोटर, क्लियर। मैकेनिकल आउटपुट, इसको हमने मान लिया DWMO, क्लियर। यानी मैकेनिकल आउटपुट हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या टर्म है, प्लस, और क्या टर्म था हमारा, क्लियर, एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज कहां कहां स्टोर हो रही थी, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोरेज इन मैकेनिकल सिस्टम। यानी आपका जो एनर्जी स्टोर हो रहा था, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था उसमें जो एनर्जी स्टोर रही थी वो, क्लियर। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया WMF से, ठीक है, WFS से, फील्ड स्टोरेज, क्लियर। प्लस, और कहां एनर्जी स्टोर हो रही थी, एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम, जो आपका मैकेनिकल सिस्टम था उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही थी वो भी मैकेनिकल सिस्टम, क्लियर। यानी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं WMS से, यानी F फॉर फील्ड, S फॉर स्टोरेज, क्लियर। इसके अलावा आपका क्या था, ठीक है, इसके अलावा क्या था, एनर्जी डिसिपेटेड। अब हम पूरा एनर्जी डिसिपेटेड पे आ रहे हैं। प्लस एनर्जी डिसिपेटेड में क्या था हमारा, ओमिक लॉस। ओमिक लॉस की वजह से जो एनर्जी डिसिपेट हो रहा था, इसको हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं, तो हमने इसको WCU लिख लिया, क्लियर। प्लस, और कौन सा लॉस हो रहा था हमारा, कोर लॉस। कोर लॉस की वजह से भी एनर्जी
डिसिपेट हो रहा था, ये सारा एनर्जी डिसिपेटेड ही है। क्लियर? ठीक है। कोर लॉस को हमने W कोर से रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस कौन सा लॉस? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, इसको हमने FW से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो सारे टर्म है ये क्या है? एनर्जी डिसिपेटेड का टर्म है। क्लियर? एनर्जी आपकी जो डिसिपेट हो रही है वो इन टर्म में हो रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल टर्म है उनको एक साथ लेंगे, जितने भी मैकेनिकल टर्म है उनको एक साथ लेंगे, और जितना भी फील्ड का टर्म है उसको हम एक साथ लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो जरा एक साथ लेते हैं हम। यहां पे हम एक साथ लेने की कोशिश करते हैं सारे टर्म को। देखो यहां पे WEI ये क्या है? इलेक्ट्रिकल टर्म है, और WCU यानी ओमिक लॉस भी क्या है? इलेक्ट्रिकल टर्म है। तो हम ओमिक लॉस को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -WCU कर दिया मैंने। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू मैकेनिकल टर्म क्या गया है? मैकेनिकल आउटपुट है WMO, प्लस और मैकेनिकल टर्म क्या है? जो मैकेनिकल सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर हो रही है WMS, और मैकेनिकल टर्म क्या है? जो फ्रिक्शन इन विंडेज लॉस की वजह से आपका एनर्जी लॉस हो रहा है वो FW। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आपका जो फील्ड की एनर्जी है, फील्ड की एनर्जी, फील्ड स्टोरेज हो गया WFS, और प्लस आपका जो कोर लॉस हो रहा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है ये। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया कि जितने भी इलेक्ट्रिकल टर्म में एनर्जी थी सबको एक साथ लिया, जितनी भी मैकेनिकल टर्म में एनर्जी थी सबको एक साथ लिया, और जितना भी फील्ड टर्म में एनर्जी था सबको एक साथ लिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू W मैकेनिकल प्लस W फील्ड। क्लियर? जहां पे W इलेक्ट्रिकल क्या है? इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस ओमिक लॉस के बराबर। W मैकेनिकल क्या है? मैकेनिकल आउटपुट प्लस मैकेनिकल स्टोरेज प्लस फ्रिक्शन विंडेज लॉस एनर्जी, और W फील्ड क्या है? फील्ड स्टोरेज प्लस कोर लॉस एनर्जी। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। यही जो इक्वेशन होता है ये कहलाता है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो एक ये केवल मोटर के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। क्लियर? ठीक है, जनरेटर केस में भी हो जाएगा। बस क्या होगा? फील्ड इधर आ जाएगा, W मैकेनिकल एज इनपुट बिहेव करने लगेगा, बस इतना ही होगा। तो W इलेक्ट्रिकल आप क्या देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी प्लस फील्ड एनर्जी के बराबर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी प्लस फील्ड एनर्जी के बराबर है। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? मैकेनिकल एनर्जी और फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और उस मैकेनिकल एनर्जी में लॉसेस भी हैं, यानी एनर्जी डिसिपेशन का लॉजिक भी है, और स्टोरेज का भी लॉजिक है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए होता है, मैं बता रहा हूं। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? DW इलेक्ट्रिकल इक्वल टू DW मैकेनिकल, क्लियर, इक्वल प्लस DW फील्ड। DW का मतलब होता है चेंज। क्लियर? चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी प्लस चेंज इन फील्ड एनर्जी। एक्चुअली कोई भी सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम में इनिशियली कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, वो हमारे लिए रेफरेंस हो जाता है। उसके बाद सिस्टम का पोजीशन जब चेंज होता है उस कंडीशन में एनर्जी कुछ और हो जाती है, तो चेंज इन एनर्जी हम देखते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं होता कि एनर्जी जीरो से स्टार्ट होती है, नहीं। मैंने पहले ही बोला कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। क्लियर? इस वजह से डिफरेंस एंड चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इनटू प्लस चेंज इन फील्ड एनर्जी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि एनर्जी बैलेंस का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट की क्या क्या चीजें हैं, क्यों हमने मैकेनिकल को एक साथ लिया, क्यों हमने फील्ड को एक साथ लिया। ये लॉजिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्लियर हुआ होगा आपको, कैसे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हम लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सिंपली रिव्यू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक सिस्टम की, कि मैग्नेटिक सिस्टम में क्या होता है। लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम क्या आप कह सकते हैं कि हम एक लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम का रिव्यू करने जा रहे हैं। रिव्यू ऑफ
मैग्नेटिक सिस्टम। क्लियर? एक मैग्नेटिक सिस्टम का अगर हम रिव्यू करेंगे तो उस रिव्यू में हम क्या क्या देखेंगे, ये चीज मैं बस बताने जा रहा हूं। आपको भी पता है कि लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो दो लॉ यूज होते हैं, गॉस लॉ होता है, एक एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि एच डॉट डी एल इक्वल टू एन इंटू आई के बराबर होता है, यानी एमएमएफ के बराबर होता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। क्लियर? दूसरा होता है गॉस लॉ, यानी बी डॉट डी एस इक्वल टू, ये क्या होता है, एन फाई के बराबर, यानी टोटल फ्लक्स लिंकेज, या फिर साई के बराबर होता है। क्लियर? ठीक है। अगर आपका एक लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम है तो लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम में क्या हो जाएगा, एच मतलब कांस्टेंट हो गई, यानी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एल, और आपका बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई बाई ए। अगर एरिया आपका ए है यानी डीएस की वैल्यू ए हो जाएगी, तो साई बाई ए हो जाएगा फॉर लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम। क्लियर? आप लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम के लिए भी जानते हैं कि बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू इंटू एच के बराबर, जहां पे म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 5 इंटू 10 पावर माइनस 7। क्लियर? ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें ही हैं। हम यहाँ पे लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम की ही बात करें, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? सैचुरेशन वगैरह जो चीज आती है वो अलग चीजें हैं। ठीक है? तो H की वैल्यू F बाई एल और B की वैल्यू साई बाई ए होती है। अगर हम बात करें मेन क्या होता है मैग्नेटिक सिस्टम में, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट भी होता है। क्लियर? मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, ये जो टर्म होता है ये एमएमएफ होता है। क्लियर? ये जो होता है ये फ्लक्स होता है, यानी जो रोल आपका वोल्टेज का होता है वो रोल यहाँ पे एमएफ का होता है, जो रोल वहां पे करंट का होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पे फ्लक्स का होता है, और जो रोल वहां पे रेजिस्टेंस का होता है यहाँ पे रिलक्टेंस का होता है। क्लियर? यानी आपका जो एमएमएफ है, एमएमएफ इक्वल टू क्या आता है, सॉरी, फ्लक्स इक्वल टू क्या आता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू एमएमएफ बाई, यानी एमएमएफ एफ बाई रिलक्टेंस को ऐसे आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस के बराबर। क्लियर? तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक? एन फाई मतलब टोटल फ्लक्स लिंकेज एन आई, और टोटल फ्लक्स लिंकेज को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या कहता हम होता है, हाँ एक चीज और होती है, एन फाई इक्वल टू साई इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको कॉइल का इंडक्टेंस पता है तो एल इंटू आई के बराबर भी होता है, तो ये भी एक चीज है। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा रिलक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एल बाई म्यू ए के बराबर। ठीक है? जहां पे लेंथ और म्यू क्या है, परमेबिलिटी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पे हम एक बार इसको रिवाइज करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। रिलक्टेंस को अगर हम परमियंस के टर्म में लिखना चाहें तो 1 बाई डेल लिख सकते हैं हम उसको। डेल जहां पे क्या होता है, परमियंस होता है, परमियंस। जैसे आपका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है वैसे ही यहाँ पे रिलक्टेंस और परमियंस का रोल होता है, यानी रिलक्टेंस का 1 बाई डेल होता है, जैसे वहां पे रेजिस्टेंस का 1 बाई जी होता है, वही लॉजिक यहां भी है। तो ये आपका एक रिव्यू हो गया, किसी चीज पे हमें आगे काम करना है और हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको रिव्यू क्लियर हुआ होगा, क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों होती हैं, ये सारी अंदर चीजें हैं, ये यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना एक जानना है कि लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम के लिए ये सारी चीजें फ्रूटफुल होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, और इसी से रिलेटेड हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है, सब कुछ निकालना है। क्लियर? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक कपलिंग फील्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कपलिंग फील्ड रिएक्शन क्या होता है आपका, कि जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टर्मिनल के बीच में, क्लियर, थ्रू अ मीडियम जिसमें एनर्जी आपकी स्टोर्ड होती है। अगर हम कपलिंग फील्ड रिएक्शन की बात करें, कपलिंग फील्ड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, कपलिंग फील्ड रिएक्शन, मैंने जैसा आपको बताया था कपलिंग फील्ड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? तो जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, कपलिंग फील्ड के ही थ्रू होता है। क्लियर? ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? तो कपलिंग फील्ड रिएक्शन होने के लिए किसी अगर बॉडी को मूव कराना है तो क्या चीज होनी चाहिए, पहला तो एयर गैप,
इन बिटवीन स्टेटर, स्टेशनरी है, रोटेटरी पार्ट, ये तो होना ही चाहिए। क्लियर? ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना है हमें। क्लियर? ठीक है। दूसरा चीज क्या रखना है कि अगर मैकेनिकल आउटपुट आपको चाहिए, इफ मैकेनिकल आउटपुट इज देयर, मैकेनिकल आउटपुट का मतलब क्या हो गया, आपका अगर मोटर की तरफ वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ये जो कपलिंग फील्ड है इसकी वजह से काउंटर ईएमएफ क्रिएट होता है। क्लियर? ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कपलिंग फील्ड अब क्या करेगा, कपलिंग फील्ड जो है आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रिकल इनपुट है तो इलेक्ट्रिकल इनपुट के साथ आपका क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी वजह से काउंटर ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, एक काउंटर ईएमएफ इंड्यूस अ काउंटर ईएमएफ, जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं मशीन में। क्लियर? तो काउंटर ईएमएफ जो होगा, अब क्या होगा कि जो आपको एनर्जी वो कपलिंग फील्ड एक्सट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो एक्सट्रैक्ट एनर्जी, जब काउंटर ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा तो क्या करेगा, एक्सटर्ड एनर्जी फ्रॉम इनपुट, जो आपको कपलिंग फील्ड एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑब्वियस सी बात है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये जो काउंटर ईएमएफ ई हमने मान लिया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर? जो भी एनर्जी कपलिंग फील्ड एक्सट्रैक्ट करेगा वो काउंटर ईएमएफ के प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे मैकेनिकल आउटपुट के तो मैंने बता दिया, अगर आपका यही इलेक्ट्रिकल आउटपुट है तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट के केस में अगर ये मान लिया इलेक्ट्रिकल आउटपुट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, कपलिंग फील्ड किससे रिएक्ट करेगी, एक मैकेनिकल इनपुट से। क्लियर? और मैकेनिकल इनपुट से रिएक्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा। क्लियर? इंड्यूस्ड ये क्या होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा। क्लियर? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो रहा है, क्लियर, अब जो एनर्जी वो कपलिंग फील्ड एक्सट्रैक्ट करेगी, अब क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमने मान लिया P हो गया, तो जो भी एक्सट्रैक्ट करेगा एनर्जी जो कपलिंग फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क हो जाएगा। यानी कुल मिला कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आउटपुट मैकेनिकल मिलना है तो जो आपका एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगा, जो आपकी एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काउंटर ईएमएफ होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट है तो उस कंडीशन में जो इनपुट है मैकेनिकल दी जा रही है टॉर्क के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मोटा मोटी यही बात है। क्लियर? तो कपलिंग फील्ड रिएक्शन यही है आपकी कि क्या चीज होता है कपलिंग फील्ड और कैसे वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और जो उसकी डिपेंडेंसी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम की। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। क्लियर? ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उस लेक्चर में हम सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है कपलिंग फील्ड, कैसे कैसे ये डिपेंडेंसी होती है कि आपका क्या एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो एनर्जी स्टोर्ड होगा फिर वो कैसे कन्वर्ट होगा, ये सारी चीजें सिंगल एक्साइटेड सिस्टम को हम लेके उसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तक एनर्जी कन्वर्जन का लॉजिक हमने यहाँ पे देखा क्या क्या चीजें होती हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।